बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने कौमी असम्बली के अंदर देखा कि मुल्क की जो अमन व अमान है और सलामती की जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या ख़ासकर स्वात का जो इलाका है, वहाँ पे पिछले हमने चंद माह के अंदर देखा कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें दहशतगर्दों ने अवाम को डराने की कोशिश की, हमले किए, बल्कि पुलिस फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने हमले किए। और इस हवाले से चंद रोज़ कबल जो है स्वात के अंदर बहुत बड़ा एक इज्तिमा हमने लोगों का देखा जो कि अवाम है वहाँ की। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और उनको हम यानी रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। आज उस हवाले से कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा जो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और उसके अलावा बाकी जो वज़रा हैं, जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने ख़िताब किया और जो चैलेंज दरपेश है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उन्होंने उठाए। बट देखना यह है कि विफाक और फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस मसले को हल करने के लिए किस हद तक संजीदा भी हैं और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कितनी पाई जाती है। दूसरा, पंजाब के हवाले से आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 7 रोज़ का आपको वक्त दिया जाता है। 7 दिन में जो भी आपने कानून साजी करनी है उसको करें और बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करें, वगरना आपने पुराने जो कवानीन है उसके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डॉलर जो है अनफॉर्चुनेटली जब हमने देखा कि सागडार साहब आ रहे थे या उन्होंने ज्वाइन किया पिछले चंद रोज़ में, तो उस वक्त डॉलर जो है वो नीचे आ रहा था। बड़ी आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी कि अब महंगाई जो है उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पाएगा। लेकिन पिछले चंद रोज़ से दोबारा से डॉलर जो है, और आज भी डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जा रही थी। कल तो ये बताया जा रहा था तकरीबन 236 रुपये तक जो है वो ट्रेड होता रहा, यानी प्राइवेटली या मार्केट के अंदर बैंक्स के रेट जो थे वो मुख्तलिफ थे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकॉनमी के लिए। और इमरान खान साहब ने यह खदशा ज़ाहिर किया है कि इलेक्शन जो है उसको इसलिए ये हुकूमत नहीं करवा रही कि इस दौरान वो मुझे जो है वो किसी न किसी तरीके से नाअहल करना चाहते हैं ताकि सारे इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उससे बाहर कर दिया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके हवाले से आज ये बताया जा रहा है कि जो 25 साल के पुराने 4 मुकदमात के ऊपर जो अपीलें की हुई थी नैब ने, आज उनको कोर्ट से जो है वो वापस ले लिया है। सो हम ये कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को एक क्लीन चिट जो है जो मुख्तलिफ केसेस पिछले 25 साल से चल रहे थे उसमें मिल गई। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं और पंजाब असम्बली में आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। आप काबीना जो थी पिछली PTI के, उसके भी आप रुकन थे। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये बता दें कि ये जो आज वैसे परवेज़ इलाही साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को उजागर किया और उन्होंने कहा है जी कि हम बल्दियाती इंतखाबात को करवाएंगे। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून साजी नहीं करेंगे आप लोग, या कि 7 दिन अगर गुजर गए तो फिर पुराने जो कवानीन है उसके ऊपर आपको बल्दियाती इंतखाबात करवाने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सब हमने पंजाब में पहले भी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कानून साजी मुकम्मल कर ली थी। असल में हालात जो आपके सामने है, जिस तरह से मार्च 2022 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई और उसके बाद से अभी तक चीजें नॉर्मल ना हो सकी। पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट जिसको परवेज इलाही साहब लीड कर रहे हैं, इनको कमोबेश 2 माह हुए हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन का एहतराम है। बिलखुसूस ये फैसला तो वाकई मफाद आमा का है, क्योंकि बेसिक म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा फाल, लोगों के मसाइल जो उनके रोजमर्रा के इश्यूज हैं, वो सिवरेज के हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर के हैं, या दीगर शोबों के हैं, वो हल नहीं हो सकते। और आप इसको मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम पे और डेवलेशन ऑफ पावर पे यकीन रखती है। हमने KP में जो लोकल बॉडी सिस्टम मुतारिफ करवाया था, उसकी वजह से पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली बार तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसको सेकंड टाइम टर्म मिली वहां पे गवर्नमेंट करने की KP में। और पंजाब में चूंकि जब हम 2018 में हम लोग गवर्नमेंट में आए तो उसके कुछ अरसे के बाद वो लोकल बॉडी सिस्टम जो शहबाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था उसको बहाल कर दिया गया और उन्होंने उस सिस्टम ने फिर अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। जब वो आईनी मुद्दत पूरी करेंगे उसके बाद ही हमने सिस्टम को आगे लेके जाना। लेकिन आईनी मुद्दत ऐसे पूरी की कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाएं जी आप इनको
काम करने दे, इख्तियारात दें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली उनको काम नहीं करने दिया और इसी दौरान उनका जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया था। ये भी तो एक हकीकत है ना, इससे तो आप डिनाई नहीं करेंगे। देखिए वहीद साहब, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा ये जो 2015 में पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, ये भी एक तमाशा लगाया गया। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन के सुप्रीम मौजूदा कोर्ट की सेनेटर जो डायरेक्शंस थी, फैसला था, उसके ऊपर मनवान अमल नहीं हुआ ना, इस बात को तो आप मान लें। अब तो वक्त गुजर चुका है ना, अब तो वो लोग भी जा चुके हैं, अब तो आपने नए इंतखाबात करने हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको मनवान नहीं तस्लीम किया गया था। हमने उसको सर मनोअन तस्लीम किया। सूरत ये थी कि 2015 में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, वो 3-3 बार मुलतवी हुए, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करवाए गए। और आपको यकीनन याद होगा उस वक्त की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कतन लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी। एजाज चौधरी साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट थे तहरीक इंसाफ के, आज सेनेटर हैं, तो वो उन्होंने उस पर कोर्ट से रुजू किया था और कोर्ट्स ने हुक्म दिया था उस वक्त की गवर्नमेंट को कि इलेक्शन करवाएं। और फिर 1.5 साल उन इंतखाबात के 1.5 साल बाद तक उनका ओथ नहीं चलें हुआ। कुरैशी साहब, मुझे ये बता दें कि व्हाट इज नेक्स्ट। अब आप लोग क्या करेंगे? मतलब द टाइम इज जस्ट, अब तो 6 दिन रह गए हैं। कल उन्होंने ईसीपी ने ये बताया था आपको। देखिए मैं आपको एक चीज की गुजारिश कर दूं, हम हर सूरत इंशाल्लाह ताला कंप्लाइंस करेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम के मफाद के हवाले से जो डिसीजंस कर रही हैं, हम कैसे उसे उसे पढ़ सकते हैं। हमारी तैयारी है और मुझे यकीन है कि अगर मुल्क में आम इंतखाबात अनाउंस ना हो गए तो लोकल बॉडी इलेक्शन वो तो अगस्त में होने हैं, अगस्त 2023 में होने हैं। अभी तो बड़ा टाइम है, 10 महीने ऐसा हैं। नहीं है जी, ऐसा नहीं है जो मुल्की हालात बने हुए। अभी आपने अपने इंट्रो में जो डॉलर का जिक्र किया, इसाक डार साहब जब मुल्क से मफरूर थे, मैं मफरूर इसलिए कहूंगा, मैं इस पे डॉलर पे आ जाता हूं। पहले एक इंपॉर्टेंट जो है ना इस वक्त यानी अवाम के दिलचस्पी के लिए और अवाम की इंपॉर्टेंस के लिए जो सवाल है वो ये है कि निश्तर अस्पताल वाला जो मामला हुआ जिसमें तकरीबन 58 के करीब लाशें जो है वहां से बरामद की गई, उसके ऊपर जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया। ही टुक अ वेरी क्विक डिसीजन। बट द क्वेश्चन इज कि ये मामला जो है जहां पे आपके वाइस चेयरमैन का वो शहर है, इतना इंपॉर्टेंट सिटी है, इतना इंपॉर्टेंट, ये कोई दूर दराज देहातों का मसला नहीं है, इतना बड़ा वाकया हो जाता है। ये क्यों इस तरह के वाकयात होते हैं? और उनको मतलब जब कोई रिपोर्ट करेगा तभी नोटिस लिया जाएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। वही सब आपके इल्म में होगा। ये रिपोर्ट भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवाइजर हैं तारिक गुजर साहब, उन्होंने की। और यकीन करें कभी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट अपने ही किसी अपने अंडर किसी डिपार्टमेंट के हवाले से रिपोर्ट करे, चीजों को अंडर कारपेट किया जाता था। ये बड़ा खुश आइंदा है। और मैं खुद भी ना सिर्फ इस पर मैंने इजहार अफसोस किया, अगरचे डॉक्टर्स जो वहां मौजूद हैं, जो वाइस चांसलर है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट मौकफ लिया। उनका कहना यह था कि जी स्टूडेंट्स जो है वो अपने तजर्बात के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए ये डेड बॉडीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी उनकी इस बात से ना हमने उसको एग्री किया। और आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब ने फौरन एक्शन लिया। वो तमाम लोग मुअत्तल हुए और उनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत नहीं, लेकिन ये जो लाशें हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, अब तो उनको दफना दिया गया है, बट उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके लवाहिकीन कौन है, ये कैसे आए, इनको क्या मर्डर किया गया, वजह क्या हुई है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, जो इमीडिएटली आपने लोगों को रिमूव कर दिया, दैट इज गुड इनफ, बट इसकी तो कल को कोई और भी करेगा इस किस्म का काम। भाई ये जो 22 साल से इमरान खान साहब ने इस मुल्क में इंसाफ के लिए स्ट्रगल की और 4 साल से वो अब भी हालत जद्दोजहद में, वो इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ है। मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं कतन अवाम के मफादात के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मुझे अवाम ने पार्ट ऑफ द असेंबली बनाया है। मैं आपको यकीन करें, इतने इशूज हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, इतने इशूज हैं। और अब तो डे बाई डे जितनी तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह से 25-25 साल पुराने नैब केसेस खत्म हो रहे हैं, लोगों का सिस्टम से एतबार उठ गया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, मैंने तो जहां तक देखा है 80% लोग सरकारी मशीनरी के लोग, अब आप कहेंगे जी आपकी गवर्नमेंट है, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट है, हम अपनी तरह बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता। 80% लोग हमारे लीडरशिप को देखकर वो भी अपने ऑफिस में सिर्फ माल कमाने के लिए तशरीफ लाते हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, हालात ये हैं। अगरचे पंजाब में बहुत बेहतर हालात है गुड गवर्नेंस के, डिपार्टमेंट्स के, बाकी तो आप लेकिन कुरैशी साहब देखें, आप लोग एक तब्दीली के नारे पे आए थे, नया पाकिस्तान बनाना था,
बीच में हमजा साहब की चंद जो माँ की है ये सारी हुकूमत, उसके अलावा तो आप लोग 4 साल से तो हुकूमत कर रहे हैं ना पंजाब के अंदर। सो अब देखें ये उज़र पेश करना कि देखें वो पिछले एक अरसे से ये कुछ हो रहा है तो हमने कुछ, नाउ यू नो यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, यू हैव टू बी आंसरेबल, सिंपल इज दिस। उस्मान गुजदार साहब का जो टाइम था, ही इज आंसरेबल टू एवरीथिंग। आज परवेज इलाही साहब है, ही इज आंसरेबल टू एवरीथिंग। देखिए, मैं तो ऑफ कोर्स मैं तो आपकी इस बात को एडमिट कर रहा हूं। मैंने तो आपको अर्ज की है कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रिप्रेजेंटेटिव ने इसको इसको आइडेंटिफाई किया सारे इशू को। अच्छा, गंदम का जो मामला है वो आज परवेज इलाही साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। उन्होंने कहा जी वफाक हमें इजाज़त दे दें, हम डायरेक्टली जो है ना वो उसको ख़रीदेंगे, हम बाकी सूबों को दे रहे हैं, लेकिन वफाक के 170 बिलियन के करीब वो बात कर रहे थे कि हमारे वफाक जो है वो रोक कर बैठा हुआ है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दें, कतर ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर देखना है इस सारे करप्ट बदबूदार निजाम के जो बेनिफिशियरी हैं, मैं जिम्मेदारी भी उन्हीं को दूंगा। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जितना क्विक रिस्पॉन्स चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब ने किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमसे बहुत सारी डॉक्टर कम्युनिटीज के लोग नाराज हैं। मैं उसी शहर से हूं, मुझे जाती तौर पर बहुत सारी कॉल्स आई और मुझे कहा गया कि जी ये चीजें पोलिटिसाइज हुई हैं, ये ऐसे नहीं था, लेकिन हमने किसी चीज को खातर जमा में नहीं रखा, ना ही किसी प्रेशर को बर्दाश्त किया। एक स्टेज से हमें कहा जा रहा था कि जी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे और जो यंग डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर चले जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हमने उनको बताया कि यार इंसानी जानों के साथ इंसानी जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है। चलें, फाइनल एक मुझे काइंडली बता दें, आज जो असेंबली के अंदर चूंकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सवात का जो मामला है उसमें मुराद सईद साहब ने बहुत ज्यादा जो है ना वीलॉग्स किए, आपने देखे भी होंगे। अब समझ में ये नहीं आता है कि पिछले 14 साल से आप लोगों की, सॉरी 9 साल से जो है हुकूमत है आप लोगों की वहां पे केपी में, तो क्या गवर्नमेंट की रिट नहीं है कि वहां पे सवात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करे? और यहाँ पे ख्वाजा साहब अनफॉर्चुनेटली खड़े हो जाते हैं, वो तो नून लीग से पूछेंगे कि भाई आप लोग जो हैं वो विफाक में हैं इस वक्त, जाहिर है कि आप लोग लीड कर रहे हैं विफाक को, सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, तो लॉ एंड ऑर्डर अवाम को प्रोवाइड किसने करना है? एक कहता है जी इस पे डाल दे, दूसरा कहता है इस पे डाल दे। भाई साहब, हमने तो कभी किसी पर कोई बात नहीं डाली। जब नहीं, मुराद सईद की वीलॉग्स देखें, वो तो कहते हैं जी हम जो है हम क्या करें, हम तो बिल्कुल बेआसरा यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको गुजारिश करूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 में गवर्नमेंट आई है केपी में, तो केपी दहशत गर्दी की वजह से सबसे बड़ा विक्टिम एरिया था। वहां इंसानी जानों का भी नुकसान सबसे ज्यादा हुआ, जो दुनिया की कीमती तरीन चीज है। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट लोगों में जो खौफो हरास था उसको नॉर्मलाइज करने में आप किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि चेयरमैन इमरान खान है, उस वक्त के वजीर आजम थे इमरान खान साहब, और उस वक्त के जो वजीर आला थे खट्टक साहब, उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। बड़ी वहां मेहनत हुई है। आज केपी में 99% हालात बेहतर है। हाँ, मुराद सईद की जहां तक बात है, वो जाहिर है जी, लॉ इन्फोर्समेंट जितने इदारे हैं वो सारे तो फेडरल विफाक के अंडर होते हैं। और अल्टीमेटली जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हुआ है और वहां बिल्कुल एक तालिबान की सूरत में नई लीडरशिप आई है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो सिंपैथीज और राब्ते और चीजें बहाल थी। और मैं तो एक तारीख का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैं तो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से भी, मैंने तो जितनी जदोजहद इन इदारों को करते देखा, शायद दुनिया में किसी चलें, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर हैं सिंध गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये मुझे बता दें कि MQM जो है, आज वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है और वो ज़ाहिर है कि पिछली अगर हम स्टेटमेंट्स देखें चंद रोज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम इस इत्तेहाद से बाहर आ जाएंगे। चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारा जो एक एग्रीमेंट हुआ था इलेक्शन से पहले, यानी इमरान खान साहब को आउट करने से पहले, उसमें एक कलीदी रोल था पीपल्स पार्टी का। सिंध में आप लोग हुकूमत के अंदर हैं और ज़्यादातर उनके जो मामलात हैं, ज़ाहिर है कि वो सेंटर के साथ भी उनके मामलात हैं, लेकिन सिंध के साथ भी हैं। कुछ उन्होंने बल्दियाती कवानीन के हवाले से हैं, कुछ कराची और शहरी जो इलाके हैं उस हवाले से हैं। तो डू यू थिंक कि उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है या मुश्किल हो जाएगा?
बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया फरीद भाई कि जो जो एमपीएम किए गए हैं वो हमें हर सूरत में है। कुछ चीजें फॉर एग्जाम्पल कुछ कोर्ट केसेस हैं तो वो तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, पर उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है एमपीएम की, वो जायज है। हम हर चीज में उनके साथ हैं, हर चीज में उनके साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं। भी वो शख्स जिसको पाकिस्तान से और डेमोक्रेसी से प्यार होगा, वो अभी हुकूमत से अलहदा होने की बात नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम, कोई भी पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से ये बात करना थोड़ा नाजायज है कि हम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, छोटी छोटी बात पर बहुत। तो दीज थिंग्स शुड बी आई थिंक अवॉइडेड इफ वी आर इन फेवर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन वो बलदियाती जो कवानीन पंजाब असम्बली ने, यानी आप लोगों ने उनको इनिशिएट करना था, उसमें तब्दीलियां करनी थी, उस हवाले से कोई प्रोग्रेस अभी तक दिखाई नहीं देती ना। और अब जाहिर है कि इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए थे, बलदियाती जो थे उनको गवर्नमेंट ने, फिर आप लोगों ने जो है उनको आगे करवाया कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजी, वो वहाँ पे सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। तो चलें, वो तो अब आगे हो गया, बट इनके जो कंसर्न्स थे वो तो अभी तक एड्रेस नहीं हुए ना। मैं समझता हूं इनके 70 to 80% जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो गए। अब कुछ 15 से 20% ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ऑन दिस फोरम, पर वो मेरे ख्याल से डूएबल नहीं है और राजी हैं कि वाकई वो डिमांड हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑलमोस्ट जो मेजर इनकी चीजें सारी हमने म्यूचुअली कंसेंट के साथ बैठ के सेटल कर दी हैं। तो कराची का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मुर्तज़ा वहाब साहब के पास थी, वो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। तो क्या कोई नया जो बंदा आएगा वो एमक्यूएम से होगा? कोई ऐसी मतलब एग्रीमेंट है उनके साथ या कोई ऐसी कमिटमेंट है? नहीं, ऐसा हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं है। पर क्योंकि हम साथ मिलके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनके मसले मसाइल भी हल कर चाह रहे हैं और क्योंकि हमारी उनके साथ नेक नियति है, इस वजह से जो भी आएगा और जब भी आएगा वी विल ऑलवेज टेक देम ऑन बोर्ड और उनका कंसेंट उसमें शामिल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हकीम बलोच साहब जो हैं वो अपेरेंटली ही हैज़ वॉन द इलेक्शन, लेकिन पीटीआई जो है वो आपको मालूम है सिंध हाई कोर्ट में चली गई। उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत जो है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके ठप्पे लगाती रही है वहाँ पे, जितने भी वहाँ पे पोलिंग हो रही थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट की मशीनरी को मिसयूज किया है इस इलेक्शन को चुराने के लिए? भाई ये जो है ना, जहां भी पोलिंग स्टेशन से हम गुजरते हैं, न्यूज़ 1 का कैमरामैन खड़ा होता है कैमरा लेके। सही तो है। मेरे ख्याल से उससे आपको कहीं पर कोई ठप्पा लगा है नहीं लगा है। खान साहब तो ज्यादातर आजकल होश में होते नहीं है, जरा अलग अलग ख्याल के बीच में होते हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को तो बड़ा लोगों ने, मैंने तो बहुत नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया है इमरान नियाजी को। मैं समझता हूं कि इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन शायद ही कभी हुआ हो। हाँ, एक चीज वाकई सच्ची है, एक चीज में मैं एग्री करता हूं कि अभी तक नियाजी ये बात मान नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाने ने उसे ऐसी लीड के साथ कैसे हराया। और मेरी तो ये भी ख्वाहिश थी कि काश वहां पर मखदूम शामुल साहब की बेटी के बजाय वहां पर भी नियाजी खड़ा होता तो उसको वहां पर भी इसी लीड से गिरा के और सबक सिखाते। आज जो है नैब ने कुछ 4 केसेस जो थे मुकदमात, और वो पुराने केसेस हैं, हमें भी याद है, कनेक्ट वो एयर बाय गोल्ड वाला था, कुछ 3 और केसेस थे 25 साल पुराने जो थे, उसकी कुछ अपीलें पड़ी हुई थी। वो अपीलें जो है वो उन्होंने वापस ले ली हैं, यानी अदालत ने खारिज नहीं किया लेकिन उन्होंने वापस ले ली, बिकॉज उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एविडेंस जो है वो इस हवाले से मौजूद नहीं है। सो डू यू थिंक इट इज़ अ रिलीफ या इट इज़ अ NRO-2 जिसकी आपको मालूम है कि PTI जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी जहां वो जाते हैं वो कहते हैं जी ये आए इसलिए थे कि अपने मुकदमात को खत्म कराएं? ये सारा जो है ना, उसका जिसको आप बयानिया कहते हैं ना, वो बयाना नहीं है, वो इसका प्रोपेगेंडा है। अफसोस इस बात का है कि इस प्रोपेगेंडा में नियाजी कुछ कामयाब हो रहा है। क्यों लोगों ने अपनी आंखें बंद की हैं, क्यों उन्होंने अपनी सोच को तलब किया हुआ है। लोग अपनी आंखें खोले, इसके साइफर्स के बयान सुने, इसकी ऑडियो लीक सुने और फिर ये फैसला करें कि ये नियाजी क्या चीज है और इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है। जहां तक बात है जरदारी साहब के केसेस की,
तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो केस 20-20, 25-25 साल से पड़े हुए हों और उन पे रैपिडली काम भी किया जा रहा हो, उनको उठाया भी जा रहा हो, पहले किसी जमाने में जो आज हमारे दोस्त हैं उनका प्रेशर होता था किसी भी तरह इम्प्लीकेट कर दो, किसी भी तरह इसमें सजा दे दो। फिर न्याजी का दौर आया, न्याजी ने भी पूरी कोशिश की, मुशर्रफ का दौर आया, उसने भी पूरी कोशिश की थी कि वो भी नए केसेस बनाए। तो जब कोई चीज है नहीं तो फिर जरदारी साहब को क्यों तंग किया जाए, क्यों बार बार कोर्ट्स में बुलाया जाए? ये हर किसी का, हर एक पाकिस्तानी का राइट है टू जस्टिस, वही राइट ऑफ जस्टिस जरदारी साहब का भी है। आज टीचर्स जो हैं कराची के अंदर कुछ कर रहे थे अपना एहतजाज वगैरह, उनके कंसर्न्स जो है उनको एड्रेस कर लें। पीपल्स पार्टी तो हमेशा एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, लोगों को जॉब देने के लिए उसका एक बहुत बड़ा नाम है मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को जो है वर्कर्स का के साथ खड़ी रही है। ये उनके ऊपर डंडे बरसाना या उनको रोक लेना, डू यू थिंक कि ये आप लोगों की इमेज के लिए बेहतर नहीं है ये इस किस्म का काम? बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ा वाज़ेह होकर आपको बता दूं कि ये भुट्टो साहब थे जिन्होंने इनको आवाज़ दी थी, इनको ताकत दी थी, इनको पावर दिया था। बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ सूबाई वजीर सिंध थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात शुरू से ही अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऊंच नीच का शिकार रहे हैं। ऐसे औकात आए कि बहुत ज़्यादा कुर्बत थी पाकिस्तान और अमेरिका की, लेकिन फिर बीच में हमने देखा कि एक बिल्कुल सर्द वक्त जो है उससे गुज़रा ये जो ताल्लुकात थे। फिर 70s के एंड में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जब रशियंस ने हमला किया तो फिर अमेरिका जो है पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया, फिर पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। फिर 9/11 के बाद हमने देखा कि वो दोबारा से इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात उसने कायम किए दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ तक कि नॉन नेटो इलाके का दर्जा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन जब हमने देखा है कि तालिबान वहाँ पे आ गए, अमेरिकन जो हैं और बाकी इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई, तो फिर पाकिस्तान को जो है ऐसे रहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। और पिछली जो हुकूमत थी PTI के, उसमें भी कुछ मामलात इतने अच्छे नहीं थे। और जब इमरान खान साहब निकले तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन ने साजिश से मुझे निकाला है और PDM के लोगों को और शहबाज शरीफ को यहाँ पे बिठाया। रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो बाइडन साहब ने दी है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही ख़तरनाक मुल्क है और उसकी जो जोहरी प्रोग्राम है उसका या एटमी प्रोग्राम जो है उसके अंदर कोहेजन नहीं है, यानी बेकायदगी पाई जाती है। आज हमने देखा कि मीडिया के ऊपर जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उनके जो वाइट हाउस के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अमेरिका उसको बड़ी अहमियत देता है, दहशतगर्दी में उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और हम अब भी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उस रीजन के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और उनके एक सेनेटर हैं, सेनेटर क्रिस, जिसका डेमोक्रेट के साथ ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम है वो एक मरबूत है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो कंट्रोलर कमांड है वो बेहतर है। सो वो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ज़ाहिर है कि यहाँ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है रिएक्शन जो है वो देखने में आया। प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, फिर उनके जो यहाँ पे डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं जो एम्बेसडर हैं, उनको बुला के डिमार्च जो है हमारे फॉरेन ऑफिस ने दिया। सो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ बढ़ रहे हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जबकि प्राइम मिनिस्टर अभी अमेरिका से होके आए थे, उनकी मुलाकात भी बाइडन साहब से हुई और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जब से उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया बिलावल भुट्टो साहब, वो तो यानी मुसलसल कांटेक्ट में है अमेरिकन के साथ, विजिट्स उन्होंने किए हैं। फिर ये एक अचानक से इस किस्म की स्टेटमेंट आना एक हैरान कुन थी। जी बिल्कुल बिल्कुल हैरान कुन थी और मेरे ख्याल में उनको जो ब्रीफिंग किसी ने पहले दी है, जिसने फीड किया है, उसने उनको मेरे ख्याल में गलत फीड किया और किसी वजह से उनके जहन में ये बात रह गई और उन्होंने ये बोल दी
लेकिन अगर आप देखें तो उनके अपने जुमले के अंदर भी कोहेरेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का अमेरिका के अंदर भी ये ख्याल था कि ये जो कोहेरेंस की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के सियासी मंजर की नामे की बात कर रहे हैं, जबकि उस सेंटेंस की जो की कंपोजिशन ऐसी थी कि वो न्यूक्लियर एसेट्स का जिक्र करने के बाद वो कोहेरेंस का लफ्ज आता है। इसलिए वो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई कि क्या हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर कोहेरेंस नहीं है या उधर नहीं है सियासी जमातों यानी सियासी महाजराई। अब अगर इन दोनों चीजों को देखें वहीद साहब, तो सियासी महाजराई तो फिर अमेरिका में भी है, यूके में भी है, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में है। और दूसरा न्यूक्लियर एसेट्स का अगर जिक्र किया जाए तो इन अमेरिका और पाकिस्तान की लातादाद बयानात हैं, लातादाद जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें वो हमें खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वो हमारे कॉन्फिडेंस करते हैं इसके ऊपर, कमांड एंड कंट्रोल पे, उन तमाम चीज़ों पे। और इस वजह से मैं समझता हूँ, और अब ये वजाहतें भी कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से भी हो रही है, अब स्टेट डिपार्टमेंट का भी आपने कल बयान देखा था, वो भी आपको वाजे हो गया कि वो बयान जो सदर की तरफ से दिया गया मेरे ख्याल में वो हकायक के बरअक्स था, और मेरे ख्याल में उनको जो ब्रीफिंग दी है वो किसी ने उनके साथ कोई नेकी नहीं जी। और दूसरा ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेट कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी को वो चूंकि एक मतलब कोई फॉर्मल किस्म की वो कोई फोरम नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने कोई इस किस्म का बयान दिया है, लिहाजा उसकी कोई अहमियत नहीं है, बट स्टिल ही इज द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो कहते हैं जी पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस कंट्री एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम लैक्स कोहेजन। तो उसके बाद जाहिर है कि जिस किस्म का रद्द अमल फिर यहाँ से गया वो एक नेचुरल था, वो एक मतलब उसकी ज़रूरत भी थी ताकि उनको एहसास हो कि मतलब अचानक से आपने इस किस्म की एक वो शोशा छोड़ दिया है जिससे पूरी दुनिया और इंडिया जो है वो पहले ही सोचता है कि इस किस्म की हमें मौका मिले कि हम कुछ कहें। जी बिल्कुल, मेरे लिए भी सच्ची बात है कि बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंसेस को छोड़ के इस मामले के ऊपर यक ज़बान हो गई। क्योंकि ये देखिए ये बात यहाँ रुकती भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी अवाम में गम गुस्सा है, तो उनके जो नुमाइंदे हैं इलेक्टेड पार्लियामेंट में भी ये बात जाएगी। तो अमेरिका ने मेरे ख्याल में ये ऐसे मौके पर जब दोनों मुल्क ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी किया है, मे बी यूएस को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किसने प्रेसिडेंट बाइडेन को ये इस किस्म की लाइन लिख कर दे दी जो उस वक्त या आखिर वक्त पे उनके कान में कुछ कह दिया या क्या हुआ खुदा जाने। ये मैं नहीं कहता कि प्रेसिडेंट बाइडेन सोच के नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो तो एक सदर है अमेरिका के। मैं ये भी नहीं समझता कि भाई ये चूंकि फंड रेजर था या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोरम था इसलिए उसकी अहमियत नहीं, क्यों नहीं अहमियत। भाई सदर अमेरिका जब भी कोई बात करेगा, जिस माहौल और जिस वक्त पे भी करेगा, उसकी एक अहमियत होगी। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से इतना सॉलिड रिएक्शन गया है। मैं समझता हूँ कि ये सही किया, ये ना कहें कि जी ये ऐसा था और ऐसा था और ये माहौल था वो था, नहीं, हमारा इसके ऊपर हमारी रेड लाइन है, और इस रेड लाइन को चूंकि क्रॉस किया गया था तो मेरे ख्याल में पैगाम पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा और मजबूत और मजबूत गया है। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि चूंकि अमेरिकन जो थे दे वर नेचुरली, उनकी जब यहाँ से वो गए और जिस सूरत हाल में यहाँ से तालिबान ने वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली वो लेकर आए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो एक अलहदा एक डिबेट है कि तालिबान के आने के बाद वहाँ की सूरत हाल क्या है और हमारे उनके साथ कैसे मामलात हैं। बट अमेरिकन चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो वो तो डेफिनेटली एक एम्बैरस उन्होंने फील किया और वो ये समझते रहे, उनके बजाय तो वो नहीं ये बात कहते, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से उसमें तालिबान के साथ जोड़ने की तो वो कोशिश करते रहे हैं। अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो उसको सुबकी अफगानिस्तान में सहनी पड़ी है वो बड़ी हद तक इल्जाम पाकिस्तान पे डालते थे, अब नहीं। और मैं उसकी वजह आपको बताता हूं कि अमेरिका में अब इस बात का एहसास हो गया है कि बहुत सारी जगहों से उनके पास इंडिकेशंस आ रही थी कि मामलात अफगानिस्तान में ठीक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से उनके पर गौर नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर सीनियर इंस्पेक्टर जनरल और अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार, जो कांग्रेस ने एक बॉडी बनाई थी, वो हर क्वार्टरली एक रिपोर्ट छापती थी। उस क्वार्टरली रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें, जो मैंने तकरीबन
सारी तो नहीं लेकिन ज्यादातर पढ़ी हैं, और उसमें उन्होंने बार बार ये बताते थे कि ये अफगान नेशनल आर्मी, जिसको आप आर्मी समझ रहे हैं, ये घोस्ट आर्मी है, यहाँ करप्शन बड़ी सख्त है, ये सरवाइव नहीं कर सकती। इसी तरीके से वो ये कह रहे थे कि ये जो 44% 45% टेरिटरी अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इतना बड़ा मुल्क का 44% एरिया जो है वो अवेलेबल है। अब इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा था। तो जब अमेरिका ने ये समझा कि हमने ये दो हुकूमतें बनाई, पहले हामिद कारज़ई की फिर अशरफ गनी साहब की, तो ये बड़ी मजबूत हैं और ये अब हिलेंगी नहीं। जबकि आपने देखा कि जब वो मामला चला तो वो कितनी देर लगी उनको आने में। तो एक तो अमेरिका ने खुद इस स्टेट ऑफ डिनाइल में रहा, और इसका सबसे बड़ा सबूत एक ये भी है कि उनके अपने जनरल ने कांग्रेस कमेटी के सामने जाके कहा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था। बिल्कुल सही। तो अच्छा एक बात चोई साहब, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो है अमेरिकन ने पाकिस्तान को F-16 जो हमारे पास है उनकी ओवरहॉलिंग के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट द इंडियंस हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू दैट, उसके लिए जो फंड थे कांग्रेस ने भी सुना यह है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसको मंजूर कर लिया है, और पाकिस्तान जो है जाहिर है कि उसको ये जो भी फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। सो इट मीन्स कि एक अमेरिका जो है वो री एंगेज पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है। दूसरा, उसका जो इन्फ्लुएंस है, जैसे हमारा IMF के साथ वर्ल्ड बैंक है या फैटिफ की अभी इस वक्त जो है वो चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं और बताया जा रहा है और होप ये की जा रही है कि पाकिस्तान वुड बी आउट ऑफ दैट ग्रे लिस्ट। तो अमेरिकन का इन्फ्लुएंस है, तो मतलब पाकिस्तान जिस तरह से एंगेज कर रहा है, इसी तरह अगर एंगेज करता रहे तो अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो सकते हैं। जी हो सकते हैं, और होने भी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं है, बल्कि अवामी सतह पर भी हमेशा से मौजूद रहे हैं। आपको पता है कि हमारे तालिब इल्म, हमारे डॉक्टर, हमारे IT प्रोफेशनल्स, हमारे ताजर, हमारे इन्वेस्टर्स, इन सब का अमेरिका के साथ राब्ता रहा है और रहेगा। तो इस वजह से ये कहना, और दूसरा ये आपने जिस तरह ये कहा कि IMF है, फैटफ है, इन तमाम चीज़ों पे उनका इन्फ्लुएंस है, उस वजह से भी उनके साथ एंगेजमेंट। तीसरा एक बहुत बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर जब दोबारा से दहशतगर्दी आती नजर आ रही है, TTP है, लेकिन इसके अलावा और भी वहां पे शवाहिद नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भी अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ही अगर काम करेंगे तो ही चैलेंजेस का। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ी बार कहा था कि रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल कीजिएगा, एकदम से ना निकलिएगा, लेकिन वो एकदम से निकल गए। तो सही है। अच्छा इजाज साहब, मुझे ये बताएं कि जो साइफर का जो मामला था, इसके ऊपर पिछले चंद माह में इमरान खान साहब ने, जाहिर है कि ही इज अ पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी को वो लीड करते हैं, वो जिस तरह से उस बयानियों को लेके चलते हैं और अभी तक आई थिंक कि वो उससे पीछे नहीं हटे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कुछ आइडियाज वगैरह भी आगे, और अमेरिकन से बार बार इस चीज़ को, इवन वो सेनेटर जो हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि हमारा क्या ताल्लुक है भाई, अब पाकिस्तान की आवाम है, दे हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर, डेमोक्रेटिक फ्यूचर, एंड दे हैव टू चूज देयर लीडर्स। डू यू थिंक कि उसकी वजह से भी कोई मतलब ताल्लुकात में कोई मसला पैदा हो? तो ये साइफर्स जो होते हैं ये क्या इतनी थ्रेटनिंग होते हैं कि आप इस हुकूमत को फारग कर दें, इसको ले आएं? देखिए, साइफर तो एक खुफिया पैगाम रसानी का जरिया है जो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हमारे सुफरा हमारे दफ्तर खारजा को देते हैं, उसके बाद वो सारी क़यादत जो है हमारी उनको पास भी जाते हैं। तो साइफर्स में तो इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस सारे स्कैंडल का एक नुकसान, जो दो नुकसान हुए, एक तो नुकसान यही कि हमारे जो सुफरा हैं वो अब ये सोचेंगे कि अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से रिपोर्ट करूंगा या करूंगी तो कहीं मसाइल ना हो जाएं, और दूसरी तरफ ये है कि जो दूसरी दुनिया के लोग जो हमारे सफीरों से वो आके बात ही नहीं करेंगे, चाय के कप के ऊपर भी कोई बात दिल की नहीं करेंगे। जी जी जी, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, क्योंकि वो खौफ पैदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ है, क्योंकि हमें बहरहाल अपने इंस्टीट्यूशंस की और उन तमाम चीजों की इंटेग्रिटी रखनी चाहिए। So, जो क्लैरिफिकेशन अभी तक दी है अमेरिकन ने, सो वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर रिगार्डिंग आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल दैट, पिछले चंद रोज के अंदर या कल जो कुछ कहा है उन्होंने। जी देखिए, बिल्कुल अभी तो उन्होंने चंद रोज में भी दी है, उससे पहले मैंने जिसे कहा कि 20-30 स्टेटमेंट्स हमारे पास, मैंने खुद
उनके साथ कई बार नेगोशिएट किया है, उन्होंने हमारे इसके ऊपर एतमाद का इजहार पहले से भी किया हुआ है। पर याद रखिए कि अमेरिका में कई किस्म की लॉबीज हैं, कुछ आपको पसंद नहीं करते हैं और वो बड़ी जगहों पर पहुंच चुके हुए हैं। इसलिए ये इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात तो होंगे, लेकिन मुल्कों के दोस्ती का जो धारा है या ताल्लुकात का धारा, उसको खराब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, नाज़रीन हमारे साथ थे और बड़े इंपॉर्टेंट जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से उस पर गुफ्तगू की जा रही थी। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आप दिफाई और सियासी तजज़ियेकार हैं, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज असम्बली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान में और ख़ासकर KP सवात के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की है, उसमें जो बलूचिस्तान पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी उसके ऊपर बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किया। उसमें शहरी रहमान साहब भी बोली, बाकी लोग भी बोले। मुझे ये बताएं कि ये अब किसकी जिम्मेदारी है जो इस वक्त जो एक इमर्जिंग खासकर KP के अंदर जो है स्वात में ये जो मामला चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा निकले थे वहाँ पे। मुराद सईद की वीलॉग्स को देखें तो वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो एक्यूज़ कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इनको देखें तो वो कहते हैं जी वहाँ पे तो सूबाई हुकूमत जो है वो PTI की है। अवाम जो है वो किसके पास जाएं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। देखिए, यही तो इस वक्त पाकिस्तान का डिलेमा है कि क्योंकि यहाँ पे अभी तक वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी चल रही है और मामलात जो हैं वो हल नहीं हो रहे सियासी तौर पे, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं या जो अंदर हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर ये रेबल्स हैं, PLA और जिस तरह TTP सुन रहे हैं कि जिस तरह वो सर उठा रहे हैं और फिर इमर्ज हो रहे हैं सवात के कुछ KP के कुछ इलाकों में। बल्कि आज तो उनके जो सीनियर वजीर हैं अपना आतिफ खान साहब, उनकी मैं देख रहा था कि उनको भी पता नहीं कितने लाख रुपए का भत्ता का जो है वो उनको एक वार्निंग जो है, मैसेज जो है वो आया है। ये सूरत हाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी बलूचिस्तान में एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट या शरीयत कोर्ट, वो बलूचिस्तान के और रिटायर्ड, उनकी जनाब उनको असैसिनेट किया गया है। तो इस किस्म के जो वाकयात हो रहे हैं, ये जाहिर बात है कॉज ऑफ कंसर्न तो है। हल यही है कि मैं आपको और कोई इसके सियासी सोल्यूशन निकाला जाए। आज तो जिस तरह के अपना नेशनल असेंबली में वो जो पीरजादा साहब हैं, उन्होंने भी जारिहाना बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए उन्होंने। इवन अख्तर मैंगल साहब की जो स्पीच थी जी, नहीं, बात यह है कि अपना वहीद भाई के मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो एक बैक चैनल की बातचीत हम सुन रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, लॉन्ग मार्च ना हो, सियासी इंतशार मजीद ना फैले, लेकिन शरीफ फैमिली और जो रूलिंग कोलिशन के जो लोग हैं उनमें मैं एक बेचैनी देख रहा हूँ। वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल खुश नहीं है कि ये क्या बैक चैनल हो रहे हैं और क्या, क्योंकि वो तो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स इलेक्शन, और वो तो मामला क्यों चाहेंगे अक्टूबर नवंबर अगले। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं ना, आपने तो जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ड्रामेटिक। वो कहते हैं जी कि हमें तो लाया गया, हम आए थोड़े ही हैं। तो जाहिर है कि अगर वो उनको लाया गया है तो वो कोई कमिटमेंट के साथ लाया गया होगा ना, जिस पे वो कहते हैं जी कि इलेक्शन अगस्त 23 में होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। देखिए, वो तो क्लियर है कि PMLN इत्तेहादी बिल्कुल इलेक्शन की जो है वो इस वक्त मुखालफत करेंगे। आज तो सॉरी टू कट यू, आज तो एहसन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो इलेक्शन में हमने ऐसा ही नहीं लिया, मतलब हम तो इस वक्त फोकस हमारा सैलाब के ऊपर है, मुल्क की मईशत के ऊपर है, हमारा तो मतलब इलेक्शन में तो हमने कोई एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब आज तो वो ये बातें कर रहे हैं। नहीं, देखें, वो अब जो सारी फेसबुक वाली बातें हिले बहाने हैं। मरीम नवाज साहबा जस्ट बिफोर दी बाई इलेक्शन 16 अक्टूबर वो 10 दिन पहले वो मुल्क छोड़ के वो लंदन चली गई, ठीक है ना जी। और फिर वहाँ पे मीडिया से मिलना, वहाँ से बातचीत, नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी अजीब सी वहाँ से स्टेटमेंट एवन फील्ड से आ रही है। इस वक्त मसला क्या है, ओवरऑल एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। इमरान खान साहब को भी आप देखें, उनका एक बड़ा डिलेमा है। वो उन्होंने अपने वोटर्स को इतना ओवर चार्ज कर दिया है
क्या मेरे नजर में वो भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है अब उनके वोटर जो है वो तो एक्सपेक्ट करें कि जी ठीक है, इन्होंने अक्टूबर के एंड की डेट दी लॉन्ग मार्च की, लेकिन मेरा ख्याल है दिल में इमरान खान साहब जो है वो भी शायद उन्होंने भी बैक चैनल के तरफ तो कर लिया है, बेशक कहा है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जैसे फवाद चौधरी साहब ने कल इंडिकेट किया कि अगर उनको नवंबर तक का भी इंतजार करना पड़ा ये लॉन्ग मार्च को डिले करने की, गालिबन वो करेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि अगर बैक चैनल उनका बातचीत जो है वो अच्छी पॉजिटिवली चल रही है, एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, जिससे मुल्क में ये तमाम सियासी टेंशन जो है ये खत्म होगा, कम होगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को तो कोई पता नहीं है कि क्या बात हो, तो जब आप उनसे सवाल करें, इवन पीटीआई वालों से करें, तो दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, तो बातचीत किससे कर रहे हैं फिर? नहीं देखे ना, वो आपकी बात सही है, वो सब समझते हैं कि बातचीत फिर किन के साथ हो रही होगी जी, फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो रही होगी, या प्रेसिडेंट अलवी साहब वाला जो फॉर्मूला है उस हवाले से कोई बातचीत हो रही होगी। तो देखे ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ बातचीत होनी चाहिए, चाहे जिससे मर्जी बातचीत हो। बेहतर यह है कि जो बातचीत हो रही है उसमें ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, ये भी बीच में शामिल हो, ट्राईपार्टाइट हो, ताकि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, तमाम स्टेक होल्डर जो है वो शामिल हों। और मैं तो इस हद तक कहने को तैयार हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके भी, हालांकि उनका बनता नहीं है, लेकिन इस वक्त मुल्क को इस हालात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना चाहिए। ये नो कि खुदा ना खास्ता देखे ना, अगर लेकिन देखे ना, इशू फारूक साहब ये है कि वी हैव अ सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देन वी हैव अ इकोनॉमिक चैलेंजेस जो बड़े सीरियस, बड़े डीप किस्म के हैं। हमें डॉलर्स की जरूरत है और हमें कोई पता नहीं चल रहा है। सागदार साहब जो है वो मीटिंग्स वगैरह करके आ गए हैं, बट देयर इज नो सब्सटेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम एनीवेयर कि वी आर गोइंग टू गेट द डॉलर्स। जब तक डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर जो है उसकी रुपये स्ट्रांग हमारा नहीं होगा, तो ये ज्यादा एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आ रहा। ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये कहते हैं ये फितना खान है, ये फितना है, ये फसादी हैं। इमरान खान इनको कहते हैं ये चोर और डाकू हैं। सो इस किस्म के माहौल के अंदर कहां पे बातचीत होगी फिर? तो देखिए, इस किस्म के माहौल में तो फिर थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है ना, तो अच्छी बात है ना। अगर थर्ड पार्टी मीडिएशन हो रही है तो मैं समझता हूं इट इज गुड फॉर द कंट्री। फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो उनको वो भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हाउ टू ब्रिंग दी ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है ऑन बोर्ड। लेकिन इस तरह मिल बैठ के जो है तभी एक मुज़ाहमत को मुफाहमत में चेंज किया जाता है फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। मैं आज अखबार की खबर पढ़ रहा था कि जनाब आप जिस तरह भी आपने इशारा किया कि फ्लड रिलीफ में यूनाइटेड नेशन और बाकी पाकिस्तान ने मिलकर जो अपील की थी उसमें अबाउट $800 मिलियन की बातचीत हुई थी, लेकिन एक्चुअली आए हमारे पास अबाउट $85 मिलियन। वहां से भी पैसे जो है जितनी कमिटमेंट थी, जितना प्रॉमिस किए, प्लेजेस थे, वो नहीं आ रहे हैं पैसे। तो आई एग्री विद यू कि वो भी बहुत बड़ा क्रंचर, डॉलर जो है दोबारा चढ़ना शुरू हो गया, लोग परेशान है कि बिजली के बिल जो है, अपना शुक्र है कि इलेक्शन की वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इमरान खान ने 16 अक्टूबर में जो इलेक्शन को तकरीबन स्वीप किया है उसकी पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पोजीशन और मुस्तहकम और स्ट्रांग हो गई है, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है, अब मैं तो नहीं कहता हूँ कि जो 100% वो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड में जो है उनको अच्छा ये एक एग्रीमेंट जो है वो सामने आ सकता है। और वही वाली बात है, गोइंग बैक टू द प्रेसिडेंट अलवी फार्मूला, कुछ महीने इधर कुछ महीने उधर, और बीच में कहीं, अब ये साल तो गुजर ही गया, अगले साल के मिडिल से जरा पहले अब वो बीच में रमजान आ जाता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। आखिरी सवाल बरगेज साहब, मुझे ये बताएं कि जो अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान साहब काफी ज्यादा टची लग रहे थे पिछले चंद महीनों को, अगर हम तजिया करें, मतलब खिताब के अंदर भी वो कहते थे इस बंदे की ये हैसियत नहीं है, ये फलाना चोर है, इसने इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कैसे कर देनी है। अब आई थिंक कि वो इस चीज से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, एंड आई थिंक इट्स गुड। एग्जैक्टली, इट्स गुड कि अब मतलब दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कोई पसंद करे या ना करे। आइन ने जिस चीज को डिफाइन कर दिया है, यू नो, वी शुड नॉट बी री राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिटिंग आउट ऑफ द पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट में आके कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने की जरूर बात करें एक प्रोसेस के जरिए, बट यू शुड नॉट बी री राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल सिटिंग आउट ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जैक्टली वहीद भाई, आई फुली एग्री विद यू। और मैं ये कहूंगा आपके प्रोग्राम के एंड में
कि इमरान खान साहब को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे तो आई एम श्योर ही विल गेट अ फेवरेबल, उनका जो एग्रीमेंट है फेवरेबल होगा, विच विल बी गुड फॉर पाकिस्तान, इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। शायद वो इतना फेवरेबल हो जाए कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो जो है वो भी उसको कहे कि ठीक है 4-5 महीने पहले कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान को क्राइसिस निकालना हम सब की जिम्मेदारी है टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, नाज़रीन हमारे साथ थे। मुल्क की जो इस वक्त पोलराइज्ड किस्म की पॉलिटिक्स जो चल रही है और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे मुल्क को उनसे बाहर निकालना है, उस पर बातचीत हो रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।